देखिए बेटा, रेजोनेंस कर्व नेक्स्ट टॉपिक है अपना। रेजोनेंस कर्व में क्या है, हमको रेजोनेंस कर्व का मतलब होता है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व बनाना, जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट होती है, हमें पता है। इससे पहले फ्रीक्वेंसी कम है और इसके बाद फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई लेकिन करंट की वैल्यू कम हो गई, तो मैक्सिमम करंट हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिलता है। इनसे पहले दो फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती है जिन पर जो करंट मिलता है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स होता है। मतलब इस करंट का मैक्सिमम, ये जो करंट है मैक्सिमम है, इसका √2 टाइम्स जो करंट मिलता है उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं, मतलब F2 - F1 को बैंडविड्थ कहते हैं। जो रेडियो होता है वो रेडियो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रेडियो में क्या होता है, एक जो है नोब होती है जिसको घुमाने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वो रेजोनेंस में आ जाता है और रेडियो में से तेज़ आवाज़ आने लग जाती है, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम। तो वो रेडियो का प्रिंसिपल है ये। मतलब आप नोब को जब घुमाते हैं तो वो नोब क्या है, कैपेसिटर में एंटर करती है। नोब का ये कनेक्ट कर रखा है, नोब को घुमाया तो ये जो रोड है ना, ये इसके अंदर एंटर हो जाएगी, और अंदर एंटर हो जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंदर एंटर हुआ तो कैपेसिटेंस को चेंज कर देगा, और कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी तो बैंडविड्थ या पावर फैक्टर ये सब चेंज हो जाएंगे। तो सी के चेंज होने से, सी को चेंज कैसे करते हैं, नॉब के थ्रू। और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आपके एनवायरनमेंट में किसी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो वो रेडियो रेजोनेंस में आ गया और तेज आवाज़ देने लग जाता है। तो रेडियो यही प्रिंसिपल है। फाइनली जो इस ग्राफ का कंक्लूजन आता है वो आता है क्यू फैक्टर। और क्यू फैक्टर मतलब इस कर्व की शार्पनेस कितनी ज़्यादा है, ये कर्व कितना शार्प है वो क्यू फैक्टर डिसाइड करता है। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू होती है 1/r√L/c। इसका मतलब r अगर कम होगा तो क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा। तो ये मान लीजिए आपने R1 के लिए प्लॉट किया ग्राफ, और R2 के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है और ज़्यादा शार्प है। जितना ऊपर ग्राफ जाएगा उतना ही वो कम शार्प होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। तो ये मान लो R1 के लिए बनाया, ये R2 के लिए बनाया, ये R3 के लिए बनाया है। तो R3 जो है उसकी वैल्यू सबसे कम है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यू फैक्टर इसी का है, R3 का। इसके बाद R1 का, इसके बाद R2 का। तो R2 क्या है, ये ब्लंट ग्राफ है, देखिए शार्प नहीं है ज़्यादा। तो जैसे जैसे ग्राफ ब्लंट होता जाएगा वो ग्राफ जो है उसका क्यू फैक्टर कम होता जाएगा, क्वालिटी फैक्टर कम होता जाएगा। अगला टॉपिक है अपना पावर फैक्टर ऑफ AC करंट। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती है, इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन होती है ERMS.IRMS। किसी टाइम ERMS कितना और IRMS इनका डॉट प्रोडक्ट पावर होता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट वेक्टर फॉर्म में है, इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, पावर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है ERMS IRMS cos phi। हक से क्या आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आनी चाहिए ERMS × IRMS, सिंपली आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके हम cos phi और लगाते हैं। तो cos phi जो होता है वो पावर फैक्टर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है पावर फैक्टर की वो होती है R/Z। कहाँ से आए पावर फैक्टर एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे माना आपने रेजोनेंस कर्व्स बनाए, उसमें ये करंट की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन में VR है, और इधर VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, जिसे VL - VC कह सकते हैं। इसको आपने यहाँ बना दिया और फिर ये VR एज इट इज़ यहाँ लग रहा है। तो VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर यहाँ पर बना दिया और VR को नीचे बेस पे बनाया है, और ये होता है रिजल्टेंट E, ये होता है रिजल्टेंट I। इनके बीच में अगर एंगल फाई हो तो cos phi की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस VR है, हाइपोटेनस E है, तो VR को लिखेंगे I × R और E को लिखेंगे I × Z। तो I से I कैंसिल हो गया, cos phi आ गया R/Z। तो दिस इज पावर फैक्टर।
पावर फैक्टर के कुछ केसेस भी हैं, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जिसमें प्योर आर हो, ना इंडक्टर हो ना कैपेसिटर हो, तो प्योर आर के अंदर Z की वैल्यू आर ही हो जाएगी भाई। जब L और C है ही नहीं तो Z को हम आर ही लिखेंगे क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में R बाई आर, आर से आर कैंसिल 1, मतलब मैक्सिमम हो गया cos फाई। मतलब मैक्सिमम पावर जो डिसिपेटेड होती है, खर्च होती है, वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होती है। प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, उसके अंदर क्या होता है, cos फाई इजिकल टू आर है ही नहीं, आर नहीं है तो आर की जगह जीरो आएगा, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो गया, मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो या इनका कॉम्बिनेशन हो, एलसी सर्किट हो, इसमें पावर फैक्टर जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वॉटलेस करंट। ऐसी करंट जिससे कोई पावर डिसिपेटेड नहीं हो रही है उसको वॉटलेस करंट कहते हैं। तो मान लीजिए आपका ERMS है या IRMS है, इस IRMS के दो कंपोनेंट लिए, एक तो ERMS के अलोंग, ये तो हो गया IRMS साइन cos फाई अगर ये एंगल फाई है तो, और एक हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा IRMS साइन फाई। तो IRMS साइन फाई का वोल्टेज की डायरेक्शन में कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसको हम वॉटलेस करंट कहते हैं। मतलब इसकी वजह से जो करंट है, क्योंकि जब आप पावर निकालते हो तो निकालते हो ई डॉट आई से। अगर ERMS की वैल्यू है, IRMS दे रखा है तो आप निकालोगे ERMS डॉट IRMS से, और ये हो जाएगा ERMS IRMS cos फाई। ये हमारी पावर आ गई। लेकिन इसकी वजह से अगर जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका तो कंपोनेंट ही नहीं है, तो आप लिखेंगे इस केस में ERMS IRMS साइन फाई cos 90 डिग्री, क्योंकि इसके बीच में और ERMS के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 जीरो हो जाता है। तो ये जो करंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमारी जीरो आ रही है उसको वॉटलेस करंट कहते हैं। वॉट पावर की यूनिट होती है,